मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप की है, एक स्केलर और एक वेक्टर। मैं एग्जांपल के साथ लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब आगे फिजिक्स पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अगर फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन। ऐसे आपने सीखा। पर अब हम क्योंकि वेक्टर्स की नॉलेज रखेंगे, अब हम ऐसे नहीं करेंगे एफ इंटू एस को मल्टीप्लाई कर दो वर्क डन है, ये कोई बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एफ इज अ वेक्टर, एस इज अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्केलर। क्योंकि जो आंसर है इट इज नॉट अ वेक्टर, वर्क डन तो वेक्टर है ही नहीं, वर्क डन तो स्केलर है, तो आंसर क्या आया, स्केलर। यानी कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके जरूरी नहीं है कि आंसर वेक्टर ही आए, आंसर स्केलर भी आ सकता है। लेकिन कभी कभी हम फिजिक्स में ये भी देखेंगे कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लूँ आर वेक्टर और इसको मैं फोर्स वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो आंसर आता है उसे टॉर्क वेक्टर बोलते हैं। टॉर्क वेक्टर करेंगे रोटेशनल मोशन में। अब कमाल की बात है, जब मैं टॉर्क पढ़ाऊंगा तो उसमें यह बताऊंगा कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे आंसर वेक्टर आ रहा है, जो आंसर आया वो क्या आया, वेक्टर। इसकी डायरेक्शन भी होगी। और जबकि मैं जब ये पढ़ा रहा था दो वेक्टर को मल्टीप्लीकेशन, तो आंसर क्या आ रहा है, स्केलर। इसका मतलब दोनों चीजें पॉसिबल है। कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं जिसमें वेक्टर जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर सिर्फ वैल्यू में आएगा, डायरेक्शन आएगी नहीं, तो वो स्केलर प्रोडक्ट है। और कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे दो वेक्टर्स को तो आंसर क्या आएगा, स्केलर नहीं आएगा, वेक्टर आएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आएगी। अब कैसे पहचानेंगे इन्हें, पहचान ये है कि अगर आपका आंसर स्केलर है, पहली बात ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, मैथ के लोग कहते हैं कुछ भी मत लगाओ तब भी मल्टीप्लिकेशन है, डॉट लगाओ तब भी मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस लगाओ तब भी मल्टीप्लिकेशन है, जो मर्जी लगा लो। पर वेक्टर में ऐसा नहीं बोलते। वेक्टर में कुछ तो लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं छोड़ सकते इसे। दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करना है तो बीच में कुछ भी नहीं लगा, ऐसे अलाउड नहीं है। अगर तो आपका आंसर स्केलर है तो याद रखना बीच में हमेशा क्या लगेगा, डॉट। तो अगर तुमने दो वेक्टर के बीच में डॉट देख लिया 101% है, आपका आंसर वेक्टर नहीं आ सकता, आपका आंसर स्केलर आएगा। और अगर दो वेक्टर के बीच में आपने क्रॉस देख लिया तो पक्की बात है आपका आंसर क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा। इसलिए वेक्टर के प्रोडक्ट दो किस्म के हैं, या तो बीच में डॉट लगेगा या बीच में क्रॉस लगेगा, या डॉट लगेगा या क्रॉस लगेगा। तो आपके सामने है, अगर तो डॉट लगा फिर तो कौन सा प्रोडक्ट है, स्केलर। और अगर तो क्रॉस लगा तो कौन सा प्रोडक्ट है, वेक्टर, क्योंकि आंसर क्या आएगा, वेक्टर। इसलिए स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट। इसका फेमस नाम स्केलर प्रोडक्ट की जगह डॉट प्रोडक्ट ज़्यादा नाम फेमस है। मैं आपको काफ़ी बार बोलता हुआ दिखूंगा, इसका डॉट प्रोडक्ट लो, मतलब आंसर स्केलर की फॉर्म में चाहिए। और जहाँ वेक्टर आएगा वहाँ पर क्या लगेगा, क्रॉस, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लो। तो ये टेबल बना लो, फ्लो चार्ट बनाओ एक बार प्लीज़। तो मल्टीप्लिकेशन दो किस्म की, और आज जो हम करने जा रहे हैं, आज का पूरा लेक्चर सिर्फ और सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट पे है। तो बड़ी बड़ी हेडिंग डालो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आपकी पहली मल्टीप्लिकेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन या स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन या स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, कुछ भी बोल सकते हो, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। और ये डायग्राम ड्रॉ करो, ए वेक्टर, बी वेक्टर और थीटा वाला डायग्राम ड्रॉ करो। क्योंकि जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते थे तब भी आपको तीन चीज़ें दी जाती थी, ए वेक्टर, बी वेक्टर और थीटा। और जब आप सब्ट्रैक्शन करते थे, मल्टीप्लिकेशन, तीन चीज़ें दी जाती थी। मल्टीप्लिकेशन के में तीन चीज़ें दी जाती हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और थीटा। तो फॉर्मूला लिखें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हटा दो, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, थीटा। और पीछे क्या लगेगा, पीछे लगेगा कॉस थीटा।
इसका फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। कोई डाउट इसमें? फॉर्मूला है। इसको यूज कैसे करना है आज का पूरा लेक्चर इसके ऊपर डिजाइन है। करें स्टार्ट। तो नेक्स्ट है, इसके अंदर इसको समझने के लिए आपको मैंने 3 यूनिट वेक्टर सिखाए थे, आई कैप, जे कैप और के कैप, और तीनों में एंगल क्या होता है 90। मान लो मुझे कैलकुलेट करना है आई डॉट आई, ये समझ लेना बाद में लिख लेना, आई डॉट आई। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज 1, आई कैप इज 1, और एंगल बिटवीन आई कैप एंड आई कैप, एक वेक्टर आई कैप है, दूसरा वेक्टर भी इसी के ऊपर आई कैप है, दोनों वेक्टर एक के ऊपर एक, तो दोनों के बीच में एंगल क्या 0। आई कैप और आई कैप में एंगल क्या होगा 0, जे कैप और जे कैप में एंगल क्या होगा 0, के और के में एंगल क्या होगा 0, ए वेक्टर में एंगल क्या होगा 0, बी वेक्टर में एंगल क्या होगा 0। यानी कि एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल हमेशा क्या बनेगा 0। तो आई डॉट आई में 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है 1, तो मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा 1। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मतलब एंगल आई कैप के साथ 0 बनेगा, तो आंसर क्या आएगा 1। जे डॉट जे में 1 इंटू एंगल बिटवीन जे एंड जे इज 0, आंसर इज 1। के डॉट के 1 इंटू कॉस ऑफ 0 इज 1। आई डॉट जे 1 इंटू 1, क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, और एंगल बिटवीन आई एंड जे इज 90, कॉस 90 इज 0। जे डॉट के 1 इंटू कॉस ऑफ 90 दैट इज 0। k डॉट आई 1 इंटू कॉस ऑफ 90 दैट इज 0। तो शॉर्टकट लिख लो, i डॉट आई 1 होता है, j डॉट जे 1 होता है, k डॉट के 1 होता है, लेकिन i डॉट जे 0 होता है, j डॉट के 0 होता है, i डॉट के 0 होता है। ये बहुत यूज होने वाले फॉर्मूलाज हैं, इन्हें नोट कर लें प्लीज। आई डॉट आई 1 है, जे डॉट जे 1 है, के डॉट के 1 है, और अगर इसके अलावा कुछ भी है तो 0 है। ठीक, इसका एग्जाम्पल, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट।
लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। पहली प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है, मतलब आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लें या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकाल लें, बात एक ही है। जैसे आई डॉट जे क्या है 0, जे डॉट के क्या है 0, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। आई डॉट जे भी वही है, जे डॉट आई भी वही है, ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है। और सेकेंड प्रॉपर्टी भी क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड मैथ्स में पढ़ते हो आप ब्रैकेट को इजीली ओपन कर सकते हो। कैसे? ए वेक्टर है और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ओपन करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, डॉट जरूरी लगाना है, जब ओपन करेंगे हर में डॉट लगेगा। तो दो प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ठीक। तो आप इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ करते हैं, सब टैक्स में भी करेगा काम। अगर माइनस है तो फिर माइनस में भी काम करेगा, चलेगा। तो दोनों चीज़ क्लियर है यहाँ तक, ठीक। नेक्स्ट है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब दोनों के बीच में एंगल 0। तो आप जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आंसर क्या आएगा? ए बी कॉस 0, कॉस 0 इज 1, तो सिंपल ए इंटू बी। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर एंगल सेम है तो एंगल 0 बनेगा, कॉस 0 1 है, तो आंसर ए इंटू बी है, ठीक। तो ये भी सिंपल है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल गिव ए बी। वैसे नॉर्मली ए बी होता नहीं, ए बी कॉस थीटा होता है, वो तो डायरेक्शन सेम है इसलिए ए बी बना। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, बहुत यूज होती है, फोर्थ प्रॉपर्टी। अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए बी कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है? 0। तो आंसर क्या आएगा? 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आंसर आएगा? 0। तो अगर दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। इसे स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफ़ी यूज होगी, काफ़ी यूज होगी। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर आपस में 90 डिग्री एंगल है तो आंसर 0। ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये प्रॉपर्टी क्लियर है, परपेंडिकुलर।
राइट, सही है। अब एग्जाम्पल है जो हमने प्रॉपर्टीज़ की, उन पे पहले एग्जाम्पल्स करते हैं, फिर अगली प्रॉपर्टीज़ करेंगे। 7 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, 7-8 हैं, अभी हमारे पास 4 ही हुई हैं, तो 4 के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में ए वेक्टर पता है और बी वेक्टर गिवन है, ठीक, ये लिखने की जरूरत नहीं, बताता हूँ क्या करना है, सिंपल देख लो। पहले ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, और आपको क्या निकालने को कहा गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो मैंने कहा ठीक है, एक स्टूडेंट को इसको करके दिखा, वो कहता है देखो ऐसा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप ही ने मुझे बताया था। मैंने कहा क्या, कहता ए बी इंटू कॉस थीटा। तो कहता, फिर मैंने कहा कैसे निकलेगा आंसर, कहता ए का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैंने कहा वो कैसे निकलेगा, कहता ये ए वेक्टर है, ए का मैग्नीट्यूड है आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये वैल्यू ए आएगी। मैंने कहा सही है। फिर कहता बी निकालना पड़ेगा, बी कैसे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, बी आएगा। फिर मैंने कहा क्या, कहता यहाँ पुट होगा। फिर उसके बाद कहता एंगल पुट बताओ, मैंने कहा एंगल नहीं पता मुझे कितना है वेक्टर बी वेक्टर में। कहते फिर ये आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि आपने ए बता दिया, आपने बी बता दिया, पर आपने एंगल तो बताया ही नहीं। तो अगर एंगल जब तक नहीं बताएंगे आंसर नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आंसर अब भी आ सकता है। आप एक काम करें, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला, कंप्लीट फॉर्मूला, आप कुछ मत करें, आप इसे यूज मत करें। आप सिंपली एक काम करें, आप सब्स्टिट्यूट करें। ए वेक्टर की जगह ये पूरे की पूरी वैल्यू को ही पुट कर दें, दैट इज आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, पुट कर दें, डॉट डॉट। बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर की वैल्यू को पुट कर दें कुछ ऐसे, ये ले। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए बी कॉस थीटा, आप क्या करें, ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर, बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर सब्स्टिट्यूट कर दें। राइट, क्लियर है यहाँ तक? तो आपके पास आपका क्वेश्चन ऐसा दिखेगा आपको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये आपका ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं ये कैसे आया, आंसर तो ए बी कॉस थीटा था। तो हाँ, ए बी कॉस थीटा है, मैंने नहीं मना किया, पर ए बी कॉस थीटा से मेरा आंसर आ नहीं पा रहा था, तो मैंने प्लान चेंज कर दिया। मैंने ए वेक्टर को ए वेक्टर पुट कर दिया, बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर पुट कर दिया, और इनका डॉट प्रोडक्ट निकालने जा रहा हूँ। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, ओपन कर दो ब्रैकेट, कैसे, आई को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 कांस्टेंट आ गया, आई डॉट आई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 बाहर आ गया, आई डॉट जे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 बाहर आ गया, आई डॉट के, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 बाहर आ गया, जे डॉट आई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू जे डॉट जे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू जे डॉट के, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -6 इंटू के डॉट आई, फिर इसको इससे करो, -9 इंटू के डॉट जे, और फिर लास्ट में इसको इससे करो, -12 इंटू के डॉट के। उसके बाद फॉर्मूला जो लिखवाए, आई डॉट आई इज 1, तो ये 2 इंटू 1 इज 2, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू 0 और उसकी वैल्यू 1, आंसर। आज के बाद ऐसा मत करें और लिखे भी मत, ये अननेसेसरी स्टेप्स हैं, क्योंकि जब मैं आई को आई से मल्टीप्लाई करता हूं तो इट मेक सेंस, क्योंकि आई डॉट आई तो 1 है, पर आई डॉट जे में मल्टीप्लाई कर क्यों रहा हूं, क्योंकि इसका आंसर तो 0 ही है, तो करने की जरूरत ही नहीं है। तो आई डॉट के को मत करो, जे डॉट आई को मत करो, जे डॉट जे को करो, जे डॉट के को भी मत करो। तो फिर शॉर्टकट है, शॉर्टकट क्या है, ये रहा आपका ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, आई वाली टर्म को सिर्फ आई से करो, जे वाली टर्म को जे से करो, और के वाली टर्म को के से मल्टीप्लाई करो, बाकियों को बिल्कुल मत करो, आंसर 0 आएगा। ये देखो कैसे, आई वाली टर्म को आई से करेंगे तो सिर्फ 2, क्योंकि आई डॉट आई इज 1, यहाँ से 6 इंटू 1, यहाँ से -12, के डॉट के इज 1, आंसर इज -4, आंसर डन। ये लिखो, आज के बाद ऐसे करो। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है समझ में आ रहा है, 2 वेक्टर्स का, तो इसे नोट करो और फिर इसका आंसर भी दो। मान लो ये पी वेक्टर है, पी वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, क्यू वेक्टर इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, बोलो
P वेक्टर डॉट Q वेक्टर का आंसर क्या आने वाला है? कैसे करोगे? I वाली टर्म को I से मल्टीप्लाई 2, J वाली J से 3, K वाली K से 1, आंसर इज आंसर। कुछ भी नहीं करना। और आगे से ये भी मत करो, माइंड कैलकुलेशन कर लो सीधा ही, 2 + 3 + 1 डन। आगे से यही चलेगा, ये कोई नहीं करता, सीधा माइंड में कैलकुलेशन हो जाती है। बट समझ में आया करना क्या है? तो आपने लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। रहा ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है और प्रूव करें ये आपस में परपेंडिकुलर है। यही क्वेश्चन है, ए वेक्टर पता है बी वेक्टर पता है, हो गया। कुछ करना ही नहीं, क्वेश्चन नोट करके क्या करेंगे? ये तो टेक्निक है। तो समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें? ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे अगर ये प्रूव करना है? अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं। करके देखो क्या इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है? करो जरा, प्रोडक्ट लो इसका। कैसे लेते हैं प्रोडक्ट? आई को आई से मल्टीप्लाई, क्या आएगा 2, जे को जे से क्या आएगा -1, के वाली टर्म को के से क्या आएगा -1, आंसर क्या आ गया? हाँ तो बोल देना हाँ ये परपेंडिकुलर डन। बस यही करना है। तो अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। तो ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या है? 0। तो इसका मतलब आंसर 0। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि रूल क्या है, कैसे इसको सॉल्व करना है? इसमें ये कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस सीधा आपने माइंड कैलकुलेशन करनी है। आई को आई से, जे को जे से, के को के से। अगर आंसर 0 आ गया तो बोल देना 90 डिग्री, और अगर नहीं आया बोल देना दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो समझ में आ रहा है कि डॉट प्रोडक्ट से कैसे चेक करते हैं परपेंडिकुलर? कोई डाउट इसमें? ये स्टेप क्लियर एकदम? ठीक। नेक्स्ट, इफ ए वेक्टर इज गिवन, बी वेक्टर इज गिवन, ए वेक्टर भी पता है बी वेक्टर भी पता है, और ये गिवन है कि दे आर परपेंडिकुलर, ये भी पता है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। तो कह रहे हैं फिर बताओ सी की वैल्यू क्या होगी? तो करो डॉट प्रोडक्ट। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या है? ये ए वेक्टर है, ये पूरा बी वेक्टर है, और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 0। 0 क्यों? मुझे कैसे पता? क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर। तो मेरे को तो गिवन है ना परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट तो आंसर 0 आना ही चाहिए। तो करो डॉट प्रोडक्ट, आई वाली टर्म को आई से करो मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 2, जे वाली टर्म को जे से करो तो क्या आएगा -c, के वाली टर्म को के से करो -18 इक्वल टू 0। निकाल लो जरा फिर सी क्या होगा, निकाल लो आंसर। प्रॉपर्टी वही है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री पे हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0।
तो समझ में आ रहा है कि कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम्स को करना है कि अगर मान लो ये आपस में परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0, तो निकल जाएगा सी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नोट करो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल नहीं मालूम तो डॉट प्रोडक्ट आपको हेल्प करेगा एंगल निकालने में। कैसे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और मेरे को एंगल निकालना है तो एक काम करते हैं, कॉस थीटा एक तरफ रखो, ए और बी को इसको नीचे ले आओ, तो क्या आएगा, कॉस थीटा इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी। इस प्रॉपर्टी को नोट करो और कॉस थीटा का फॉर्मूला नोट करो। इसको कैसे यूज करना है भी देखते हैं। ठीक है, तो कैसे यूज करना है देखो। एग्जाम्पल, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आपको दो वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर बी वेक्टर, आपको इनके बीच में एंगल निकालने हैं। तो लिखो फॉर्मूला कॉस थीटा का। कॉस थीटा के फॉर्मूले में ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर, बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर, डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। न्यूमिनेटर में डॉट प्रोडक्ट लो, आई को आई के साथ -1, जे को जे के साथ 2, के वाली टर्म के के साथ +2, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, √6। सॉल्व करो, न्यूमिनेटर 3/6 क्या है, हाफ, तो थीटा क्या है, 60 डिग्री। तो समझ में आ रहा है फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। तो पहले ये फॉर्मूला लिखो, ए वेक्टर में ए वेक्टर, बी वेक्टर में बी वेक्टर, डॉट जरूर डालना। कईयों को आता है डॉट नहीं डालते, क्वेश्चन चेक नहीं होना, मैं बता रहा हूँ डॉट डालना ही है, और डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। तो ऐसे करो जरा, देखते हैं फिर आगे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर, बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड निकालना आ गया ना सबको। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट। और मेरे ख्याल से सॉल्व करना सबको आ गया। न्यूमिनेटर में डॉट प्रोडक्ट आता है, डिनोमिनेटर में ये सॉल्व करना आता है, यहाँ से आंसर आएगा। और जिनका हो गया ये करें, एंगल निकाल लें।
हाँ जी ठीक है, बोलो क्या आंसर आ रहा है, कैसे पता लगा? कैसे? तो काफ़ी लोगों ने तो ऐसा किया, जैसे मैंने सिखाया, कॉस थीटा को क्या लिखा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए बी, ये लिखा। ए वेक्टर की जगह वैल्यू पुट की आई कैप जे कैप एंड के कैप, बी वेक्टर की जगह माइनस आई कैप माइनस जे कैप एंड 2k कैप, और डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड क्या, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब जैसे ही मैंने न्यूमिनेटर में डॉट प्रोडक्ट निकाला, आई को आई के साथ -1, जे को जे के साथ -1, के को के के साथ +2, मुझे नीचे सॉल्व ही नहीं करना क्योंकि टोटल आंसर क्या आ गया, 0। और अगर कॉस थीटा की वैल्यू 0 तो थीटा कितना, 90। ठीक है, यहाँ तक मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, जब 0 आ गया तो आंसर 90 ही होगा। नेक्स्ट, ठीक है, देखें, देखो क्वेश्चन है, इफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एक काम करो यार, पहले तुम रिजल्टेंट ही निकाल लो। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, चलो ठीक है, ए वेक्टर आई कैप को आई कैप में ऐड करो, कितना, 8 आई कैप, जे को जे में करो, कितना, 7 जे कैप, के को के में करो, 9 के कैप। तो ये क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है? ये रिजल्टेंट वेक्टर ने एंगल थीटा बनाया, मान लो ये आर वेक्टर है, इसने एंगल थीटा बनाया विद एक्स एक्सिस, तो थीटा बताओ क्या है। तो दूसरा वेक्टर क्या है, हमें ये फॉर्मूला लगाने के लिए दो वेक्टर चाहिए, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर, जैसे एक आर वेक्टर, दूसरा वेक्टर क्या है, आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस में बाय डिफॉल्ट एंगल क्या लेते हैं, आई कैप। चलो इसका नाम डाल दो पी वेक्टर, तो नया वेक्टर का नाम क्या है, 1 आई कैप। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस यहां पर आ जाए, वहां पर कौन सा कैप है, आई कैप है। तो अगर ये आर वेक्टर एंगल बनाता वाई के साथ, तो दूसरा वेक्टर का नाम क्या होता, जे कैप। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, कॉस थीटा का फॉर्मूला आर वेक्टर डॉट पी वेक्टर डिवाइडेड बाय आर इंटू पी। जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, एक वेक्टर आर वेक्टर है, एक वेक्टर पी वेक्टर ले लिया मैंने, तो आर वेक्टर डॉट पी वेक्टर डिवाइड बाय आर पी। तो आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है, आर वेक्टर की वैल्यू है 8 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 9 के कैप, और दूसरा वेक्टर कौन है, डॉट आई कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1। आई कैप का मैग्नीट्यूड इज 1। तो क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए है और ये बी है। ये बात समझ में आ रही है कि पहले मैंने रिजल्टेंट निकाला और रिजल्टेंट वेक्टर ने एंगल किसके साथ बनाया, एक्स एक्सिस के साथ, और एक्स के साथ एंगल बनने का मतलब किसके साथ एंगल बनना, आई कैप के साथ एंगल बनना। क्या स्टेप क्लियर है? मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट लो, आई को आई के साथ, तो क्या आएगा 8,
डिवाइडेड बाय, और तो कुछ है ही नहीं इसमें, ये कितना आ रहा है रूट 194। तो कॉस थीटा की वैल्यू बड़ी अजीब सी आ गई, 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 194। तो थीटा की वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 190। आंसर अब सॉल्व तो कर नहीं सकते, कॉस इनवर्स पे छोड़ेंगे। मेथड समझ में आ रहा है कि जब वो बोलता है कि आर वेक्टर का एंगल एक्स के साथ है तो दूसरा वेक्टर का नाम आई कैप होगा ऑटोमेटिकली, और अगर वाई एक्सिस होता तो ऑटोमेटिकली जे कैप हो जाता। ठीक है यहाँ तक? तो एंगल निकालने में ये प्रॉपर्टी कैसे हेल्प करेगी, बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रूव दैट, ये इक्वेशन को प्रूव करो, इसे प्रूव करो। तो हिंट है लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करना। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, ये रहा। तो डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है यहां तक? तो इसे शुरू करते हैं। ओपन कर दो इसे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव है, ओपन तो कर ही सकते हैं। ओपन क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2 इंटू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डॉट मत लगाना भूलना। फिर इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करो -3 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करो +4 इंटू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो -6 इंटू बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? पूरा ब्रैकेट ओपन कर दिया, कांस्टेंट बाहर निकाल दिए, बीच में डॉट एंड डॉट लगा दिए। ठीक, पहला स्टेप क्लियर है। ओपन करो 2 इंटू, बोलो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल क्या होता है 0। ए वेक्टर का खुद के साथ एंगल इज ए वेक्टर के साथ 0। -3 ए इंटू बी, अब इनके बीच में क्या एंगल होगा, एज्यूम कर लो कितना, थीटा। अब ए वेक्टर बी वेक्टर में एंगल थोड़ा ना मुझे मालूम है, तो मुझे दिख रहा है राइट साइड पे क्या यूज कर रहा है वो, थीटा। +4 इंटू ए इंटू बी इंटू, एक बार फिर से इनके बीच में एंगल कितना, थीटा। फिर b इंटू बी इंटू ए, बी वेक्टर का b के साथ एंगल क्या बनेगा, 0। बी वेक्टर का बी वेक्टर के साथ तो 0 है, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ भी 0 है, पर ए वेक्टर बी वेक्टर का पता नहीं, तो मैंने क्या एज्यूम कर लिया, थीटा। तो ये क्या आएगा 2a², ये क्या बनेगा 3ab cos थीटा, ये क्या बनेगा 4ab cos थीटा, और फिर ये क्या बनेगा -6b²। इन्हें जरा ऐड करो, देखो जरा आंसर आ गया जो प्रूव करना है आंसर। अब ये एक नई टाइप की प्रॉब्लम है, इसमें वो रूल यूज नहीं हो रहे आई कैप जे कैप, ये वेक्टर का अलजेब्रा चलना शुरू हो गया। ये मैथ्स में अलजेब्रा है, ये वेक्टर का अलजेब्रा है। ये वाला इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया -3 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर इसको इससे किया 4 इंटू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इसको इससे किया -6 बी वेक्टर डॉट, ओपन कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिए। ठीक है यहां तक? मैंने तो चेक कर लो कॉपी, मेरी लिखवाई कॉपी है, मैंने ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर 1 कहाँ बोला, मैंने कहा
मैंने कहा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर था ए इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए वेक्टर इज 0, कॉस 0 इज 1, कॉस 0 1 था, ए और ए तो रहेगा ए स्क्वायर। सोचो ना, इसको ओपन करो, ए इंटू कॉस ऑफ 0, मैग्नीट्यूड भी 1 नहीं है ए का, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, जे का होता है ए वेक्टर का तो ए होता है, तो ए स्क्वायर में आंसर आया ना, मैंने 1 क्यों पुट करना, ए की फॉर्म में आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, या फिर इसको ऐसा बोलते हैं टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ओवर बी वेक्टर, टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ओवर बी वेक्टर। दोनों एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ओवर बी वेक्टर, तो इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करो, ए वेक्टर लो, बी वेक्टर लो, और वो कंपोनेंट ड्रॉ करो ए कॉस थीटा, ए वेक्टर बी वेक्टर और कंपोनेंट ए कॉस थीटा, वो डायग्राम ड्रॉ करो। देखो, कंपोनेंट का मतलब क्या है ये देखते हैं। हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में ये काम किया हुआ है। कैसे? मान लो आपके पास एक ए वेक्टर है और मैं ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालना चाहता हूँ एक्स एक्सिस पे नहीं। हमने याद करो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में कंपोनेंट निकाले थे एक्स में और वाई में। मैं कंपोनेंट निकालना चाहता हूँ किसी वेक्टर बी वेक्टर पे। रूल वही है, अगर आपने ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है बी वेक्टर पे, इसकी शेडो निकालनी है, इसकी प्रोजेक्शन निकालनी है, उसको कंपोनेंट बोलते हैं। तो आप एक लाइन से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये जो नया वेक्टर आएगा ये इसका क्या माना जाएगा? ए वेक्टर का कंपोनेंट या प्रोजेक्शन या शेडो, जो मर्जी नाम दे दो।
ये इसका कंपोनेंट है। तो ए वेक्टर का कितना कंपोनेंट बी वेक्टर के ऊपर गिरा हुआ है? आंसर क्या होगा? ए कॉस थीटा। याद है ना वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है? ए कॉस थीटा। तो आंसर क्या है? ए कॉस थीटा। और अगर कोई डायरेक्शन पूछे इस कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या है, तो एंड में लिख देना ए कॉस थीटा अलोंग बी वेक्टर। तो ए कॉस थीटा वैल्यू है और डायरेक्शन कहाँ है? अलोंग बी वेक्टर। अलोंग बी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट वेक्टर के साथ। कैसे? बी कैप जैसे हमने लास्ट टाइम सीखा था अलोंग एक्स एक्सिस। हम अलोंग एक्स एक्सिस को क्या लिखते थे? आई कैप। अलोंग वाई एक्सिस को क्या लिखते हैं? जे कैप। अलोंग ए वेक्टर को क्या लिखते हैं? ए कैप। और अलोंग बी वेक्टर को क्या लिखते हैं? बी कैप। तो आंसर क्या आएगा? ए कॉस थीटा बी कैप। यहां तक नोट कर लें प्लीज, ए कॉस थीटा बी कैप। समझ में आ रहा है? यहां तक कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी? ए कॉस थीटा। और डायरेक्शन कहां होगी? बी कैप। वैल्यू होगी ए कॉस थीटा, डायरेक्शन होगी बी कैप। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल करके दिखाता हूं कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। लिख लिया यहां तक? जैसे क्वेश्चन है फाइंड कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। ध्यान आगे, फाइंड कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर ओवर एक्स एक्सिस। मतलब ए वेक्टर, इसका नाम मान लो ए वेक्टर ले लिया, इसका कंपोनेंट किस पे निकालना है? अलोंग एक्स एक्सिस। क्या रूल है? थीटा लेके परपेंडिकुलर, कंपोनेंट क्या आएगा? ए कॉस थीटा। लेकिन डायरेक्शन कहां पर आएगी? अलोंग एक्स एक्सिस। इस कंपोनेंट की डायरेक्शन कहां आएगी? एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स को क्या लिखते हैं? आई कैप। तो आंसर क्या आएगा? ए कॉस थीटा आई कैप। अब मुझे ध्यान से देखना, ए कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, देख ले भाई, आगे देख ले। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। ए कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस में ए कॉस थीटा आई कैप। ए कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? ध्यान से देखना, साइड पे लिखें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए बी कॉस थीटा। तो यहां से ए कॉस थीटा क्या निकलेगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी क्रॉस मल्टीप्लाई। ए वेक्टर तुम्हें पता है कि बना है, बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर जिसके ऊपर कंपोनेंट निकालना है, किसके ऊपर निकालना है? एक्स एक्सिस। तो बी वेक्टर कौन होगा? आई कैप। एक्स एक्सिस का मतलब आई कैप, तो बी वेक्टर की जगह आई कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या है? 1। डॉट प्रोडक्ट लो आई को आई के साथ, तो आंसर क्या आएगा? 1। तो ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1। और मेरा आंसर क्या आया था? ये आंसर आया था, इसमें इसकी जगह क्या पुट कर दिया? 1। आंसर इज 1 आई कैप इज द आंसर। ये आंसर लिखना है 1 आई कैप। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है एक्स एक्सिस पे। आपने एक वेक्टर ले लिया ए वेक्टर, बी वेक्टर बाय डिफॉल्ट आई कैप हो जाएगा। कंपोनेंट है ए कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स को क्या लिखते हैं? आई कैप। ए कॉस थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला लिखा, ए कॉस थीटा का फॉर्मूला बनाया। ए वेक्टर पता था, बी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, तो यहाँ आई कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना है? 1। आई को आई के साथ करेंगे तो 1, और एंड में इसकी जगह क्या पुट कर देना है? 1 आई कैप। दिस इज द आंसर। तो आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लें, फिर सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसे ये स्टेप्स हैं, नोट करने हैं, हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और आंसर में लिखा होगा 1 आई कैप, ये आंसर मार्क करना है। स्टेप्स ध्यान से लिखो एक बार, क्या स्टेप्स हैं? ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई? 1। इसकी जगह क्या पुट किया? 1 आई कैप। मतलब यहां सब्स्टिट्यूट किया नहीं, फिर वो देता कंपोनेंट निकाल लो अलोंग वाई एक्सिस, तो फिर बी वेक्टर होता जे कैप, फिर पीछे जे कैप आता। मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगले क्वेश्चन समझ में आएगा। अभी समझ में आ गया आई कैप? ये क्वेश्चन क्लियर है अलोंग एक्स एक्सिस। मैं चेंज कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चेंज करूंगा। 2 क्वेश्चन करेंगे, मैं दोनों में चेंज करूंगा। पहले इजी क्वेश्चन है अलोंग एक्स एक्सिस, उसके बाद चेंज करूंगा, फिर आंसर निकालूंगा। ठीक,
तो जिसका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले। वो नहीं है, सिर्फ एक ही कंपोनेंट निकाला अलोंग एक्स एक्सिस बस। वाई में पूछा ही नहीं, वो पूछ रहा है वाई में पूछा ही नहीं, उसने कंपोनेंट पूछा ही एक्स में, तो बस एक ही कंपोनेंट निकलेगा, ए कॉस थीटा आई कैप बस। अगर वो पूछता फिर ए साइन थीटा जे कैप, अब साइन थीटा आप निकाल नहीं पाओगे क्योंकि आपको आता ही नहीं है साइन थीटा निकालना, वो क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा, वो क्रॉस में है, क्रॉस में साइन यूज करते हैं, डॉट में कॉस यूज करते हैं, इसलिए पूछा ही नहीं उसने। एक ही पूछेगा जान के क्योंकि उसको कॉस चाहिए, प्रॉपर्टी ऑफ कॉस स्केलर प्रोडक्ट है ना, और स्केलर प्रोडक्ट में कॉस यूज होता है, तो एक जान के एक पूछ रहा है, दो नहीं पूछ रहा। ठीक, क्वेश्चन है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, इसको ए वेक्टर नाम दो, अलोंग बी वेक्टर। तो करें स्टार्ट इसमें, तो फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, इसका नाम है ए वेक्टर, और ये कंपोनेंट किस पे निकालना है, अब ये इस पे निकालना है, इसका नाम क्या रखेंगे, बी वेक्टर, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर, राइट। करें स्टार्ट। अब इसका कंपोनेंट एक्स पे नहीं निकालना, बी वेक्टर पे निकालना है, तो ये प्लीज आई कैप मत लेना, बी वेक्टर लेना। रूल वही है, ड्रॉ परपेंडिकुलर, और ये थीटा लेके ये वैल्यू क्या आएगी, ए कॉस थीटा, तो आंसर क्या होगा, ए कॉस थीटा अलोंग डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, और बी वेक्टर की डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी कैप, तो बी वेक्टर की डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय बी कैप। यहां तक ये स्टेप सबको क्लियर है, पहले देख लो फिर लिख लेना, ये स्टेप क्लियर है, कोई डाउट इसमें। वैल्यू तो ए कॉस थीटा ही है, लेकिन डायरेक्शन एक्स की जगह क्या कर दी, डायरेक्शन अलोंग बी वेक्टर, और बी वेक्टर की डायरेक्शन इज बी कैप। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन दो हिस्सों में तोड़ने वाला हूं मैं, ए कॉस थीटा की वैल्यू अलग निकालूंगा, बी कैप अलग निकालूंगा। ये देखो कैसे, पहले मैं निकालने वाला हूं ए कॉस थीटा, तो मैंने ये फॉर्मूला लिखा, इस फॉर्मूले में ए कॉस थीटा का फॉर्मूला बनाया, ए वेक्टर मुझे पता है, बी वेक्टर मुझे पता है, ए वेक्टर बी वेक्टर डायग्राम में मैंने बताया, ए वेक्टर बी वेक्टर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट। डॉट प्रोडक्ट लिया, आई को आई के साथ 3, जे को जे के साथ लिया 2, और इसको इसके साथ 3, और इसको सोल्व करके रूट 11, तो आंसर क्या आया, 8/√11। तो मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी, ए कॉस थीटा। कोई डाउट इसमें, आधा आंसर आ गया ए कॉस थीटा, आधा आंसर क्या है, बी कैप। बी कैप के लिए अलग से लिखो, बी वेक्टर तुम्हें पता है, बी वेक्टर से बी कैप कैसे निकलता है, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बी कैप आ गया। इधर से ए कॉस थीटा आ गया, इधर से बी कैप आ गया। ए कॉस थीटा की वैल्यू, ए कॉस थीटा जो भी तुमने निकाला उसको यहां पुट कर दो, बी कैप जो तुमने निकाला उसको यहां पुट कर दो, आंसर आ गया। ये देखो एंड में पुट किया मैंने, ये देखो ए कॉस थीटा की जगह 8/√11, बी कैप की जगह ये वैल्यू आ गई √11 विल गिव 11 आंसर, ऐसे आंसर आएगा। तो एक बार सारे स्टेप्स खुद से एक बार देखो, पूछो। हाँ इसको कर सकते हैं ना, 8/11 मतलब 24/11 आई कैप, 8/11 जे कैप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार ध्यान से इसे नोट करो, फिर एक क्वेश्चन दूंगा उसको करके देखना। तो समझ में आ रहा है क्या किया, ए कॉस थीटा बी कैप में ए कॉस थीटा अलग सॉल्व होगा, बी कैप अलग सॉल्व होगा, फिर दोनों रिजल्ट्स मर्ज होंगे। ठीक है यहां तक क्लियर।
क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो डॉट प्रोडक्ट लोगे, ए कॉस थीटा आया, वहाँ से बी कैप आया, और फिर ए कॉस थीटा की जगह वैल्यू पुट की, बी कैप की जगह वैल्यू पुट की, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। और जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन कर देंगे वाला, शुरू करें। लास्ट 9 जिनका हो गया वो लास्ट क्वेश्चन करें। ठीक, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट ऊपर लिख लिया वाला सबने, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। चलो बना लेते हैं। दिस इज ए वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 3i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और इसका कंपोनेंट किस पे निकालना है? बी वेक्टर पे, जिसकी वैल्यू कितनी है? 5i कैप, जे कैप एंड के कैप, ऐसे। तो कंपोनेंट कैसे निकलता है? ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। ये कंपोनेंट क्या होगा? ए कॉस थीटा। आंसर क्या होगा? ए कॉस थीटा अलोंग बी वेक्टर। तो पीछे क्या लगेगा? बी कैप। सही, ये स्टेप तो सेम है। अब मैं ए कॉस थीटा अलग निकालूंगा और बी कैप अलग निकालूंगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा का फॉर्मूला बना लो, क्या बनेगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी। तो ए इंटू कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है? 3i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, डॉट बी वेक्टर क्या है? 5i कैप प्लस जे कैप प्लस माइनस के कैप डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो, 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट लो, i को i के साथ 15, j को j के साथ और k को k के साथ। नीचे क्या आ रहा है? 27। सॉल्व करके क्या आ रहा है? 13 डिवाइडेड बाय 27 का रूट। क्या है? पॉइंट क्लियर है? तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, और इसका मैग्नीट्यूड 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। तो आधा आंसर आ गया ए कॉस थीटा। तो आधे आंसर को पुट कर देते हैं यहाँ पे, 13 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 27। अब मुझे क्या निकालना है? बी कैप। बी कैप के लिए बी कैप की वैल्यू क्या होती है? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है? 5i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो बी कैप की वैल्यू है 5i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, दैट इज 5i कैप जे कैप माइनस के कैप रूट 27। रूट 27 इज 27। यहीं तक छोड़ दो आंसर। समझ में आया करना कैसे है? कंपोनेंट्स निकलते कैसे हैं? एक ही स्टाइल है, ए कॉस थीटा इंटू बी कैप। बी कैप अलग निकलेगा, ए कॉस थीटा अलग निकलेगा, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। सही है? कोई डाउट इसमें? तो हो जाएगा कंपोनेंट के क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि आने वाले टाइम में असाइनमेंट में कम से कम 5 क्वेश्चन आने वाले हैं कंपोनेंट्स के। ये इसलिए आराम आराम से कराए हैं कि मेरा टाइम बच रहा है। 3 करा के 5 की टाइम सेव करूंगा, क्योंकि हम होमवर्क करके लाओगे।
वो 5 भी मैं ही करूँगा तो फिर फ़ायदा क्या हो गया? फिर तो यार पूरा लेक्चर में कॉम्पोनेंट्स निकालता रह जाऊँगा। ठीक, बस्ताबंद नहीं करना। 3 प्रॉपर्टीज और है। ठीक, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कॉपी खोल के। ठीक है, पूरी तो करनी है यार, प्रॉपर्टी तो पूरी करनी पड़ेगी। होमवर्क देना है मैंने आपको आज। ठीक, नेक्स्ट है वर्क डन। लिखो वर्क डन का फॉर्मूला एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। बता दिया मैंने कि एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर से क्या आएगा? वर्क डन। क्योंकि वर्क डन इज अ स्केलर, तो कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे? स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल है, आपको क्वेश्चन में क्या देगा? एफ वेक्टर, क्या देगा? एस वेक्टर, और कहेगा वर्क डन निकालो। आप क्या करोगे? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एफ वेक्टर की जगह एफ वेक्टर, डॉट एस वेक्टर की जगह एस वेक्टर। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ। जो आंसर आया वो आंसर है। तो समझ में आ रहा है कि कैसे आंसर होगा इसमें? जैसे ये बहुत एग्जाम्पल आएगा शीट्स में, 2-3 बार आएगा। ये भी एक बार देख लो, कम से कम 2-3 बार का टाइम बचा देना। देखो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे वैल्यूज चेंज कर करके, ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन है अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन 2 1 3 टू 1 2 3। पोजीशन चेंज हो गई और इतनी फोर्स मैंने अप्लाई की, एफ वेक्टर दे रहा है वो आपको। अमाउंट ऑफ वर्क डन बताओ। वर्क डन क्या होता है? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो आपको बॉडी की क्या निकालनी पड़ेगी? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो एफ वेक्टर तो गिवन है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल दूं तो डॉट प्रोडक्ट से आंसर आएगा। हमने आज फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही किया था आज, कि बॉडी का ये कोऑर्डिनेट आपको पता है 2,1,3 से बॉडी कहाँ पे चली गई? 1,2,3। तो यहाँ से क्या निकलेगा? पोजीशन वेक्टर आर ए वेक्टर। क्या निकलेगा? आर ए वेक्टर 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 3 के कैप। ऐसी आर बी वेक्टर क्या निकलेगा? 1 आई कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। आर ए वेक्टर आर बी वेक्टर आ गया। ट्राइंगल लॉ लगाओ, आपकी डिस्प्लेसमेंट ए से बी है तो वेक्टर खींचो ए से बी वेक्टर। तो क्या होगा? आर ए वेक्टर प्लस एस वेक्टर, रिजल्टेंट क्या है? आर बी वेक्टर, क्योंकि क्लोजिंग साइड है आर बी वेक्टर। तो यहाँ से एस वेक्टर क्या आएगा? आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। आर बी वेक्टर की वैल्यू पुट करो, आर ए वेक्टर की वैल्यू पुट करो, दोनों को माइनस करो, एस वेक्टर आएगा। आज हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। आज के बाद ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव आया, ऐसे बिल्कुल मत करना। शॉर्टकट सुनो, ये तो एक्चुअल तरीका है, बताना जरूरी है। शॉर्टकट है, जो एस वेक्टर होता है ना, वो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर होता है हमेशा। अगर आपकी बॉडी ए से बी पे गई ना, तो आपकी ए पोजीशन कौन सी पोजीशन मानी जाएगी? इनिशियल। और ये कौन सी मानी जाएगी? फाइनल। तो जो एस वेक्टर है वो सीधा लिखो एस वेक्टर में फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल। तो क्या करोगे? फाइनल पोजीशन वेक्टर में इनिशियल माइनस, इतना भी ना करो, सीधा आंसर लिखो। कैसे? 1 में से 2 माइनस करो आई कैप, 2 में से 1 माइनस करो जे कैप, 3 में से 3 0 के कैप। सीधा आंसर 1 मिनट में। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इतने लंबे तरीके से थोड़ा निकालना है। तो क्या करेंगे? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। रादर आप तो ये डायग्राम बना रहे हो, मैं तो डायग्राम भी नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा? बॉडी किस पोजीशन से जा रही है, दिस टू दिस, ये फाइनल है और ये इनिशियल है, सीधा माइनस कर दूंगा। 1 में से 2 माइनस -1 आई कैप, 2 - 1 जे कैप, 3 - 3 के कैप। 1 मिनट में एस वेक्टर आ गया। ये शॉर्टकट याद करो। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो आपने क्या करना है? सीधा पोजीशन वेक्टर फाइनल और इनिशियल के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके सीधा एस वेक्टर। उसके बाद तो पता ही है, एफ वेक्टर पता है, एस वेक्टर पता है, डॉट प्रोडक्ट लेके आंसर है। शॉर्टकट समझ में आ रहा है? देखो लंबा तरीका तो है ही है, ये तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, पर हर बार मैं ये करूँगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो मैंने शॉर्टकट ना, अगर आप मेरे को क्वेश्चन दोगे कैसे करना है यार, बिल्कुल ट्रायंगल नहीं बनाने वाला मैं। तो सिंपली फाइनल में से इनिशियल पोजीशन को क्या करने वाला हूँ? माइनस।
समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये असाइनमेंट में आएगा क्वेश्चन, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लिखो इंस्टेंटेनियस पावर। पावर इज अ स्केलर, पावर जो होती है वो स्केलर है, और पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। पता है क्यों होता है? वर्क डन अपॉन टाइम को पावर बोलते हैं, और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होती है? वेलोसिटी। तो पावर का फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो सीधा लिखो पावर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर होता है। P इज एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। आपको क्वेश्चन में एफ वेक्टर गिवन होगा, वी वेक्टर गिवन होगा, आपसे P पूछेगा, आपने सिंपल क्या लेना है? डॉट प्रोडक्ट, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो अगर फॉर्मूला पता होगा तभी डॉट प्रोडक्ट लोगे, तो ऑब्जेक्टिव में आएगा P निकाल लो, पावर निकाल लो, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर से आएगा। आपको एफ वेक्टर गिवन होगा, वी वेक्टर गिवन होगा, आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है, क्रॉस नहीं लेना, आपको डॉट लेना है, तो पावर की वैल्यू आएगी। क्या ये फॉर्मूला क्लियर है यहाँ तक? ठीक, पॉइंट क्लियर है कि कैसे करना है? ये +2 का पार्ट है, फिर भी एक फॉर्मूला लिख लो, मैग्नेटिक फ्लक्स। +2 में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड को एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई करके आता है। वैसे बता दूं, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज नॉट अ स्केलर, एरिया वेक्टर होता है। तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर से फ्लक्स आएगा। तुम्हें जैसे क्वेश्चन में बी वेक्टर पता होगा, एरिया वेक्टर पता होगा, डॉट प्रोडक्ट लेके फ्लक्स आएगा, वैसे ये +1 में तो नहीं आएगा, +2 में ही आएगा। बस सब्जेक्टिव शीट नंबर 18 आपका होमवर्क है।